जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर डीएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी कर रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों अगर स्पेशल फील्ड से अगर आप मान लीजिए कि स्पेशल डीएड कर रहे हैं या फिर स्पेशल बीएड कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा। दोस्तों, बीएड के अंतर्गत समावेशी शिक्षा आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में देखने के लिए मिल जाए, सेकंड में मिल जाए, थर्ड में मिल जाए या फोर्थ सेमेस्टर में मिल जाए, मिलेगा आपको ज़रूर। ठीक है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग ज़रूर देखेंगे कि समावेशी शिक्षा आपका कौन सा सेमेस्टर में पड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो समावेशी शिक्षा है, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो सारे के सारे सिलेबस हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे सिलेबस को हमने उठाया हुआ है और ये सारे के सारे सिलेबस एक ही वीडियो में। आपसे मैं चैलेंज ये करूँगा कि आप मात्र एक यही वीडियो ध्यान से अगर देख लेते हैं तो आपको निश्चित है कि अलग से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे के सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ देखेंगे, आप देखेंगे समावेशी शिक्षा क्या कहलाता है। ठीक है नीचे कहीं दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि विशिष्ट शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा है, उपचारात्मक शिक्षा है और समावेशी शिक्षा है। ठीक है, ये सारे शिक्षा के बारे में एक एक करके छोटे छोटे रूप में हम समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान देते हैं तो पूरे, अगर देखा जाए जितने ये समावेशी शिक्षा के टॉपिक हैं, मैं ये चैलेंज और उम्मीद देता हूँ कि आप बिल्कुल थर्ड यानी बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक रिक्वेस्ट और आपसे मैं करूँगा शुरू में ही कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, जैसे मान लीजिए कि विद्यालय का आप ग्रुप होगा, विद्यालय के ग्रुप में कम से कम शेयर करेंगे। ठीक है, जिससे कि हम भी मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए नेक्स्ट पेपर का भी इसी तरीके से वीडियो दे सकूं। अब आइए देखते हैं, पहला जो है आपका विशिष्ट शिक्षा का अर्थ। दोस्तों, यहाँ पर पूछा है विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, तो विशिष्ट शिक्षा क्या कहलाता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा का मतलब ये हो जाता है, आइए देख लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ हो जाता है दोस्तों, जैसे आप लोग सुने होंगे दृष्टि दिव्यांग बच्चे। दोस्तों, एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप विकलांग शब्द बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि एक कानून बन चुका है, ये RPWD एक्ट यानी दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, एक कानून बना है जिसमें आप विकलांग शब्द नहीं कह सकते हैं। तो आपको लिखना भी होगा तो दिव्यांग ही लिखेंगे। ठीक है, कहीं भी लिखना होगा तो दिव्यांग शब्द का ही प्रयोग करेंगे, अन्यथा वो कानून बन चुका है, आप पर केस भी हो सकता है, आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं विकलांग शब्द कहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि उस पर कानून बन चुका है। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं तो विकलांग शब्द बिल्कुल, लंगड़ा, अंधा, ये शब्द बिल्कुल नहीं कहेंगे। दिव्यांग शब्द उन लोगों के लिए मोदी सरकार के गवर्नमेंट में किया गया था। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे विशेष। विशेष शिक्षा क्या होता है, तो दोस्तों जो दिव्यांग बच्चे हैं हमारे, चाहे वो दृष्टि दिव्यांग है, जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए आप लोग देखे होंगे कि एक विशेष प्रकार का विद्यालय होता है। ठीक है, जो ये विद्यालय होगा उसमें विशेष तरह के बच्चे होंगे, विशेष तरीके से शिक्षक होंगे, विशेष TLM होगा, विशेष व्यवस्था होगा, विशेष यानी सब कुछ होगा। विशेष बच्चे, विशेष आवश्यकताओं को पढ़ाने के लिए जो स्पेशल बीएड करते हैं, स्पेशल डीएड करते हैं, वो इसमें शिक्षक होंगे। तो जो इस तरीके से शिक्षा दी जाती है वो आपका शिक्षा क्या कहलाती है, वो शिक्षा विशेष शिक्षा कहलाती है। ठीक है, विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि कोई विद्यालय है, इसमें केवल दिव्यांग ही बच्चे पढ़ेंगे, यानी किसी भी प्रकार, जैसे दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं तो इसमें खाली दृष्टि दिव्यांग बच्चे ही पढ़ेंगे। हियरिंग इम्पेयर्ड यानी जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं, वो सुन बोल नहीं सकने वाले बच्चे पढ़ेंगे। तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत विशेष बच्चे विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक के माध्यम से जो पढ़ाई होती है वो विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया।
अब देखिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति एवं महत्व। विशेष शिक्षा की प्रकृति और महत्व के बारे में अगर है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर सामान्य बच्चों के साथ, ठीक है, सामान्य बच्चों के साथ हम लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है, और दिव्यांग बच्चों को केवल अलग से पढ़ाते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होती है या क्या क्या दिक्कत होती है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ आपको समझना है। सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चे भी अनेक प्रकार के जो व्यवहार होता है उस चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। तो सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे दोनों साथ साथ पढ़ेंगे तो ये उनके अंदर हीन भावना भी नहीं आएगी। वो बच्चे सोचेंगे कि हमें भी सामान्य अवसर, जैसे हमारा छोटा भाई जा रहा है वैसे ही हम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर इस तरीके से, तो विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति के अंतर्गत या महत्व के अंतर्गत अगर देखेंगे तो जो विशिष्ट शिक्षा होती है उसमें विशिष्ट जब बालक होते हैं तो उनके अंदर कोई इस तरीके से हीन भावना या और ये नहीं आता है। वो ये सोचते हैं कि जैसे हम हैं, जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश मीडियम के सब बच्चे हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के अगर सब 2 बच्चे हैं और उसी में 10 हिंदी मीडियम के डाल देंगे तो उन दोनों बच्चों को कुछ ना कुछ कठिनाई होगी। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर एक साथ विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो ये इन लोगों का बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका हानि क्या होगा, तो अगर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ साथ बच्चे पढ़ते हैं तो क्या होगा कि दोनों बच्चे आपस में दोनों से सीख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है कि विशिष्ट शिक्षा के लाभ भी हैं और हानि भी हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों एकीकृत शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, तो विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है जैसे दिव्यांग बच्चे, जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं, उनको बिल्कुल शिक्षित करके साइन लैंग्वेज के क्षेत्र में या उनको स्पीच थेरेपी दे करके उनको हम लोग सही कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ एकीकृत शिक्षा। दोस्तों एकीकृत शिक्षा क्या होता है, तो एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में, ध्यान से सुनिएगा, केवल ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इसमें क्या होता है कि दिव्यांग बच्चों को, ठीक है, दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ, ठीक है, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें किया क्या जाता है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जैसे जो बच्चा सुन बोल नहीं सकता, आप सीधे अपने स्कूल में जाइए, देखिए हम जहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं, आप अपने स्कूल में देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में सरकारी विद्यालय है, उसमें सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी में 2 4 5 दिव्यांग, जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो बच्चे बोल नहीं सकते, उनको भी पढ़ाया जा रहा है। तो ये विकास तो बहुत होगा। लेकिन एकीकृत शिक्षा क्या कहता है दोस्तों कि सामान्य विद्यालय में आप उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बच्चे को अलग से, यानी जैसे मान लीजिए कि वो बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, हाथ पैर से दिव्यांग है, तो उस बच्चे को 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए उसी विद्यालय में अलग से उसको प्रशिक्षण दिया जाए। जैसे बोल नहीं सकता है तो उसको वाणी प्रशिक्षण दे, जो सुन नहीं सकता है तो स्पीच अपना उनको श्रवण प्रशिक्षण दे, इत्यादि। इस तरीके से करके अलग से कोचिंग, यानी आप कोचिंग कर सकते हैं कि दिव्यांग बच्चों को 1 घंटा 2 घंटा के लिए अलग से जो शिक्षा दी जाती है वो एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब ये समन्वित शिक्षा यानी एकीकृत शिक्षा का अर्थ हो गया, एकीकृत शिक्षा की प्रकृति हो गई, ठीक है, एकीकृत शिक्षा का महत्व हो गया, एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य, यानी एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है दोस्तों, यानी सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ हम विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि बच्चे को 1 घंटा के लिए अलग से, अगर दृष्टि दिव्यांग है तो उसको ब्रेल लिपि पढ़ा देते हैं, जो सुनता बोलता नहीं है उसको हम लोग अलग से क्या करते हैं, 1 घंटा के लिए उसी स्कूल में क्या करते हैं कि स्पीच थेरेपी दे देते हैं, यानी वो बोलने का प्रयास करता है, ठीक है। तो एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य, यानी उद्देश्य इसका क्या है कि दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों के मुख्य धारा से जोड़ना एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट है, यही आपका विषय है, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में क्या होगा कि सामान्य विद्यालय में, ठीक है, सामान्य विद्यालय में, सुनिए ध्यान से,
सामान्य विद्यालय में सामान्य शिक्षक से सामान्य टीएलएम के द्वारा, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होता है उसके द्वारा, सामान्य परिस्थिति में जो सभी तरह के बच्चों को एक स्थान पर बैठा करके जो शिक्षा दी जाती है वही हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चे भी अपने आप को हीन भावना से जागृत नहीं होते हैं, अपने आप को हीन भावना नहीं होता, उनको भी ये लगता है कि जो उस बच्चे के लिए कुर्सी मिला है वही कुर्सी मुझे भी मिला है, वही स्कूल मुझे मिला है, वही ड्रेस मुझे मिला है। तो इन बच्चों के अंदर कोई हीन भावना नहीं आती है और ये सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ये इसकी अगर हानि अगर देखें समावेशी शिक्षा की, तो दिव्यांग बच्चों के लिए ये दिक्कत भी करता है, क्योंकि सामान्य बच्चों के रफ्तार के साथ साथ जो दिव्यांग होते हैं वो बच्चे तो सीख नहीं पाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत भी होती है। तो उस दिक्कत को सही करने के लिए हमें क्लासरूम की व्यवस्था, उसको बैठने की व्यवस्था, उसको और अलग से क्या क्या स्कूल में व्यवस्था देनी होती है, ये भी आपको बीच में नीचे आपको क्लास मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वहाँ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा दोस्तों आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। अब आता है समावेशी शिक्षा। सभी बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का लाभ, यानी समावेशी शिक्षा का लाभ क्या है, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा में अंतर। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि जो समन्वित, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन है और इंक्लूसिव एजुकेशन और विशिष्ट, तो तीनों शिक्षा तो हमने बता दिया। एकीकृत शिक्षा जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है इसको समन्वित शिक्षा भी कहा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्य विद्यालय में बच्चे को पढ़ाया जाता है 1 घंटा के लिए, उसको जिस तरीके से दिव्यांगता है, सुन बोल नहीं सकता है तो स्पीच थेरेपी दे देंगे, बुलवाने वाला थेरेपी दे देंगे, देख नहीं सकता है तो ब्रेल लिपि पढ़ा देंगे। ये एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन। समावेशी शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा क्या है, तो समावेशी यानी सामान्य विद्यालय में समान टीचर के माध्यम से सामान्य बच्चों के साथ एक बिल्डिंग के नीचे जो पढ़ाया जाता है वो समावेशी शिक्षा हो गया। और विशिष्ट शिक्षा में क्या होता है, विशेष टीचर होते हैं, विशेष विद्यालय होते हैं, विशेष टीएलएम होता है, ये सारे के सारे विशेष होते हैं, इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें अब देखिए भारत में विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा की सेवाएं, तो अगर देखा जाए तो भारत में सामान्य जैसे समावेशी शिक्षा, इस समय का जो आप लोगों का स्कूल चल रहा है, आप लोगों देख रहे हैं जो स्कूल हम लोगों के पास चल रहा है सरकारी विद्यालय, वो समावेशी के तौर पर चल रहा है। विशिष्ट, भारत में विशिष्ट विद्यालय भी हैं, जैसे दिव्यांग अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग विद्यालय है, देहरादून में अगर देखा जाए बढ़िया विद्यालय है, या आपके यहाँ भी अलग से विशिष्ट विद्यालय देखे होंगे आप लोग कि जहाँ केवल अंधे बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते, दृष्टि दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, या जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, वो विशिष्ट विद्यालय हो जाता है। और एकीकृत शिक्षा का मतलब यही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होता है, लेकिन इसी में इन बच्चों को अलग से 1 घंटा 2 घंटे के लिए स्पेशल फील्ड से कुछ करा दिया जाता है, वो एकीकृत शिक्षा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए विविध बालकों की आवश्यकता, अवधारणाएं और अर्थ है। समुदाय का अर्थ दोस्तों, अब समुदाय आ गया, इसमें समुदाय हो गया। ठीक है, समुदाय, कम्युनिटी, ठीक है, समुदाय अगर देखा जाए तो आपका समुदाय, आपके घर के आसपास का वातावरण, ठीक है, आपके घर के आसपास का वातावरण कैसा है, आपके घर के अगल बगल में जो समुदाय है 10-20 लोगों का समुदाय, समुदाय का मतलब समूह हो गया। ठीक है, जो समूह आपका है, ये समूह के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाती है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है और कोई बच्चा है तो उसको चारों ओर से जो समूह है, चारों ओर से 10 लोग मिल करके अलग अलग तरीके से शिक्षित करते हैं, तो ये समुदाय का बहुत बड़ा प्रभाव होता है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, और समुदाय की बहुत अच्छी भूमिका होती है, इसमें बच्चे ज़्यादातर सीखने का अवसर मिलता है। जैसे एक टीचर से आप सीख लेते हैं तो ये कई गुण सीखेंगे, लेकिन अगर 10 टीचर से आप सीख रहे हैं तो क्या आप पूरे एक समुदाय से सीख रहे हैं, तो ये एक अच्छा आपके अंदर डेवलप होगा, अच्छे अच्छे लोग और बुरे बुरे लोग भी आपसे मिलेंगे। ये समुदाय की शक्ति होती है और ये समुदाय की शिक्षा होती है। अब देखिए परिवार का अर्थ, दोस्तों परिवार के बारे में तो आप लोग जानते हैं, परिवार का मतलब ये हो गया कि परिवार का मतलब हो गया कि माता पिता, बच्चे, चाचा चाची जो एक साथ रहते हैं वो हमारा परिवार हो जाता है। और परिवार का परिभाषा, या दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं, ऊपर जो एकीकृत, समावेशी या जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, ऊपर जो भी आप यानी हेडिंग देखे हैं, जो भी हम बताते जा रहे हैं, इनका पूरा बड़ा बड़ा वीडियो यानी हर एक चैप्टर पर, हर एक पॉइंट पर फुल विश्लेषण किया
गया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, वहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर समावेशी शिक्षा का प्ले लिस्ट मिलेगा, ठीक है। वहाँ से आप अपना बीएड की या समावेशी शिक्षा की पूर्ण रूप से परिभाषा के साथ तैयारी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम केवल आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कहीं वीडियो में अगर नहीं देख पाते हैं आप पूरा वीडियो, तो ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ गेन करा दे, कुछ ना कुछ अच्छा नंबर लाने में आपको मदद कर दे, ठीक है। तो यहाँ है परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। दोस्तों हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत परिवार का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको देख रेख करने के लिए परिवार की क्या भूमिका होती है, परिवार के सदस्य बच्चों के साथ कैसे मिलजुल करके रहें, ठीक है। परिवार दोस्तों अगर देखा जाए तो आप देखे होंगे गांव में या बाहर भी, या हो सकता है कि आप अपने घर भी ये इस तरीके से देखे होंगे कि अगर आपके पास दो बच्चे हैं, ठीक है, आपके पास दो बच्चे हैं, एक दिव्यांग बच्चा है और एक सामान्य बच्चा है, तो जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, दिव्यांग बच्चे को घर छोड़ देते हैं और सामान्य बच्चे को साथ में ले करके जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो दिव्यांग बच्चा होता है उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वो अपने आप को कटा कटा परिवार से धीरे धीरे वो कटा कटा रहने लगता है और वो विक्षिप्त एक प्राणी हो जाता है और वो अंदर ही अंदर टूट जाता है। लेकिन आप बहुत आधुनिक युग में परिवार की भूमिका जो है दोस्तों, अगर इस समय देखा जाए तो बहुत ऐसे परिवार हैं जो कि अपने बच्चे को, बल्कि सामान्य बच्चे को घर रखेंगे और जो दिव्यांग बच्चा है उसी को साथ में लेकर के घूमते हैं, ठीक है। तो ये आधुनिक युग में अब धीरे धीरे लोग इन बच्चों को भी इज्जत करते हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि जो परिवार की भूमिका होती है दोस्तों, ये परिवार की भूमिका सौतेला कभी भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि उन बच्चों के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो सके। अब देखिए परिवार की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, आधुनिक युग में परिवार की भूमिका क्या है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में परिवार की भूमिका, देखिए जो अभी हम पॉइंट बता रहे थे, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में परिवार की भूमिका क्या होती है। तो सबसे पहले जो परिवार है, परिवार की भूमिका ये होती है कि अगर हमारा बच्चा दिव्यांग है तो उसको सबसे पहले हम जांच करवाएं, दिव्यांग बच्चे को जांच करवाएं, उचित इलाज करवाएं। इलाज से ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो जो डॉक्टर राय परामर्श दे रहे हैं, स्पीच थेरेपी, बाड़ी प्रशिक्षण, फिजियोथेरेपी इत्यादि जो भी मिल रहा है उस बच्चे के लिए हमें करना परिवार का प्राथमिक दायित्व और कर्तव्य हो जाता है, ठीक है। विशिष्ट बालक है यानी जो दिव्यांग बच्चा है, तो परिवार को चाहिए कि उस बच्चे को भी सामान्य बच्चों के तरह ही, अगर मान लीजिए कि आप कोचिंग लगा रहे हैं तो जैसे सामान्य बच्चे के लिए कोचिंग आपने लगाए वैसे ही विशेष बच्चे के लिए भी कोचिंग लगाएं। सामान्य बच्चे को साथ में ले जाते हैं तो दिव्यांग बच्चे को भी साथ में ले जाएं, ये परिवार की भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे दोस्तों ये समावेशी शिक्षा के अनुकूल कक्षा का निर्माण, ठीक है। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं, एकीकृत समावेशी क्लास होता है और विद्यालय होता है। लेकिन अब देखेंगे समावेशी शिक्षा के अनुकूल कक्षा का निर्माण। दोस्तों अगर हमारे स्कूल में विद्यालय कक्षा, कक्ष का प्रत्यय यानी क्लासरूम कंसेप्ट, क्लासरूम हमें कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर समावेशी शिक्षा का क्लासरूम है तो उसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे क्या, तो इसका प्रत्यय है कि क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर है वो खुला वातावरण में होना चाहिए, ठीक है। उचित रोशनी होना चाहिए। जो ब्लैक बोर्ड है, आप लोग पॉइंट देखिएगा केवल, जो ब्लैक बोर्ड है वो ज़्यादा भड़कीला नहीं होना चाहिए। दिव्यांग बच्चों को क्लास में आगे बेंच पर बैठाना चाहिए। दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको उचित रोशनी में आगे करके बैठाना चाहिए, जहाँ से कि अगर मान लीजिए कुछ रोशनी दिखाई दे रही है तो वो लोग उस रोशनी का उपयोग करके ब्लैक बोर्ड को देख सके। उसके बाद दिव्यांग बच्चे हैं, मान लीजिए कि अगर मानसिक रूप से कमजोर हैं या किसी तरीके से, तो आप एक तेज जो क्लासरूम का लड़का है उसके बगल में बैठा सकते हैं, जिससे कि उस बच्चे का वो मदद ले सके। ये आपका क्लासरूम का प्रत्यय हो सकता है, क्लास का। कक्षा कक्ष का विस्तार, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कक्षा कक्ष का विस्तार, कक्षा के घटक यानी कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए, कक्षा कक्ष अधिगम परिस्थिति का अनुकूलन, कक्षा कक्ष की विधियाँ, समावेशी शिक्षा में अवरोध। दोस्तों ये जो जैसे मान लीजिए कि विद्यालय के बारे में है तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, जो हम पॉइंट बता रहे हैं।
अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमें कक्षा में जब भी ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है? कुछ भी लिखते हैं तो हमें बोल करके लिखना चाहिए। बोल करके इसलिए लिखना चाहिए कि जो बच्चे कम सुनने वाले हैं वो सुन सकेंगे, और हमारे लिप यानी ओठ को देख करके जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं, तो वो हमारे ओठ को देख करके पढ़ते हैं। तो बच्चों के सामने अपना चेहरा करके बोलना चाहिए, ठीक है? जो और एक बात ये है कि हमें क्लासरूम में पढ़ाते समय 3D मॉडल अगर मान लीजिए हमें मिलता है, जैसे सेब हो गया, आम हो गया, केला हो गया, पेड़ हो गया, पपीता हो गया, पन्ना हो गया, यानी जो भी चीज़ है उसको अगर हम चाहें तो प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से उनको बच्चों को दिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद एक काम और करेंगे कि हम जैसे मान लीजिए कि हम जब क्लास में पढ़ाते हैं, हमें आम लिखना है या बच्चों को आम बताना है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि बच्चों के सामने आम हमें लिखना चाहिए, आम का हमें चित्र बनाना चाहिए, और उसके बाद आम हमें बोलना भी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं वो आम को देख करके पहचान जाएंगे कि सर आम बोल रहे हैं। जो सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो आप बोलिएगा तो समझ जाएंगे, और जो सामान्य बच्चे हैं वो देख करके जनरली तो वो समझ ही जाएंगे। तो ये पढ़ाने का तरीका होता है, इस तरीके से क्लासरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो क्लासरूम बनता है, जो विद्यालय बनता है, उसमें जो लैट्रिन बाथरूम होती है उसमें रेट्रोफिटिंग यानी लगना चाहिए, रैंप होना चाहिए। बच्चों को ट्राईसाइकिल ले करके सीधे रूम में पहुंचने के लिए उन लोगों को ट्राईसाइकिल की व्यवस्था होनी चाहिए, रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वो बच्चे आराम से स्कूल में पढ़ सकें। ये हो गया आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, आ गया श्रवण बाधित, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे श्रवण बाधित, यानी श्रवण बाधित बच्चे क्या होते हैं, श्रवण बाधिता का अर्थ क्या है। दोस्तों, इस पर वीडियो बड़ा भी बना हुआ है, हर एक चैप्टर पर वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे। लेकिन एक शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में मैं समझाने का आप लोगों को केवल प्रयास कर रहा हूँ। श्रवण बाधित यानी जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते हैं, उनको हम श्रवण बाधित बच्चा कहते हैं, ठीक है? इसकी परिभाषा आप वीडियो में देखेंगे, उस बड़े वाले वीडियो में। इसको अगर परिभाषा और सब कुछ बताने लगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो केवल आप शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में कि श्रवण बाधिता क्या होता है, तो हम सुन बोल नहीं पाते हैं, जो सुनने में हमें कठिनाई होती है, तो वो श्रवण बाधिता के अंतर्गत आते हैं। श्रवण बाधिता जो बच्चे होते हैं, इनको स्पीच थेरेपी यानी वाणी उच्चारण अभ्यास कराया जाता है। क्या कराया जाता है? वाणी उच्चारण अभ्यास कराया जाता है। इससे क्या होता है कि इन बच्चों को उच्चारण यानी बोलने के लिए अग्रसर होते हैं, बोलने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है? अब देखिए श्रवण बाधित होने के कारण, दोस्तों ये पूछ सकता है कि श्रवण बाधित बच्चे क्यों होते हैं, दृष्टि दिव्यांग बच्चे क्यों होते हैं, पैर से दिव्यांग बच्चे क्यों होते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा, हर एक में काम देगा, ठीक है? यानी प्रीनेटल कारण होता है, ठीक है? यानी जन्म से पहले, थोड़ा सा ध्यान देंगे, जन्म से पहले। पहला कारण है जन्म के समय। ये सब में काम देगा, आप लोग याद रखेंगे, जन्म के समय। तीसरा आपका है जन्म के बाद। अब देखिए, जैसे किसी भी प्रकार के जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है? किसी भी प्रकार के जो दिव्यांग बच्चे हैं, इसमें जन्म से पहले के कारण, ठीक है? क्या है? जन्म से पहले के कारण। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जब गर्भ में जाता है, तो जन्म से पहले बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, तो गर्भ में माता के द्वारा नशीली पदार्थ का सेवन करना, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब बच्चा गर्भ में रहता है और माता नशीली पदार्थ का सेवन करती है, तो उस समय बच्चा दिव्यांग हो सकता है, जन्म से पहले। यानी चोट लगना, जब बच्चा गर्भ में है तो माता को चोट लगता है तो बच्चे दिव्यांग हो सकते हैं, ठीक है? जन्म के पहले के कारण। अगर माता सीढ़ी पर, इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा यानी वज़न नहीं उठाना है या ज़्यादा चढ़ना उतरना नहीं है, इस तरीके से अगर हो रहा है तो भी
दिव्यांगता होने का खतरा रहता है। इसके अलावा डॉक्टर बिना डॉक्टरी सलाह का अगर दवा लेते हैं तो भी दिव्यांग होने का खतरा रहता है। एक्सरा अल्ट्रासाउंड अगर कराते हैं उस समय भी खतरा रहता है। ये सारे के सारे जन्म से पहले के कारण हो सकते हैं, ठीक है। माता द्वारा अगर टीका नशीली पदार्थ का सेवन किया जाता है, नज़दीक संबंध में अगर शादी कर देते हैं, यानी रक्त समरक्तता होता है, यानी आपस में जो मुस्लिम वर्ग में ज़्यादातर ये देखने के लिए मिलता है कि जैसे चाचा चचेरी ममेरी अपने में जो शादी हो जाता है, तो ये इस तरीके से रक्त समरक्तता होता है, उसमें भी ज़्यादा चांस होता है दिव्यांग बच्चे होने के, ठीक है। तो ये जन्म से पहले के कारण हो गए। अब जन्म के समय जब बच्चा जन्म ले रहा है उस समय के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहला कारण है अप्रशिक्षित दाई द्वारा बच्चे का जन्म कराना, ठीक है। ये आपके जन्म के समय के कारण हो सकते हैं। जन्म के समय अप्रशिक्षित दाई अगर जन्म करा रही है तो दिक्कत हो सकता है। इसके बाद बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होती है, इस समय तो भी दिव्यांगता होने के खतरा रहते हैं। अगर देखा जाए तो जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसके बाद जो ब्लेड जो नाड़ा होता है उसका बच्चे का नाभि, उसको भी अगर साफ सुथरा ब्लेड से नहीं अगर काटते हैं उस समय भी दिक्कत हो जाए। ये सारे के सारे जन्म के समय के कारण हो सकते हैं। जन्म के समय बच्चे का रंग नीला पीला होना, जन्म के समय बच्चे का 5 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर न रोना, ये सारे जन्म के समय के कारण हो सकते हैं। अब जन्म के बाद अगर मान लीजिए कि बच्चा जन्म ले लिया, उसके बाद कौन कौन से कारण है जिसके कारण दिव्यांगता हो सकता है, तो दोस्तों जन्म के बाद के कारण अगर देखेंगे तो बच्चे को चोट लग जाना, अगर बच्चा गंदा पानी में स्नान कर रहा है, कान में पानी चला जाता है, उस तरीके से दिक्कत हो जाए, आँख में चोट लगना इत्यादि, ये सारे के सारे जन्म के बाद के कारण हैं, ठीक है। तो ये आपके रहे श्रवण बाधित बालकों का वर्गीकरण, श्रवण बाधिता के प्रकार। दोस्तों अगर वर्गीकरण के बारे में अगर आ जाता है श्रवण बाधिता का वर्गीकरण, तो इसमें ये होता है कि मॉडरेट यानी कम बाधित, उसके बाद कम बाधित क्या ये होता है आपका 35 से 51, थोड़ा सा इसका ये रेशियो देख लीजिए, बस 1 सेकंड, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जैसे कम बाधित होते हैं, कम बाधित, ठीक है, कम बाधित ये आपका 31, ठीक है, 35 से क्या होता है 51, ये कम बाधित के अंतर्गत आते हैं। ये जो सुनने का नापा जाता है, सुनने की दिव्यांगता को जो नापा जाता है वो डेसिबल कहलाता है, ठीक है। तो 35 से 51 dB के अंतर्गत अगर आता है तो ये नॉर्मल हो गया, मॉडरेट हो गया। उसके बाद से आपका 55, ठीक है, 55 से क्या हो गया 69, ठीक है, 69 हो गया, और फिर आपका 70 से 89 हो गया, और फिर आपका 90 से ऊपर, यानी क्या हो गया ये कम हो गया। उसके बाद ये मंद दिव्यांगता, श्रवण दिव्यांगता हो जाएगा, ये मंद श्रवण दिव्यांगता हो जाएगा, ये गंभीर हो जाएगा, ये अति गंभीर यानी प्रोफाउंड क्लास होता है। ये आपका वर्गीकरण है, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे संप्रेषण कौशल। दोस्तों संप्रेषण कौशल क्या, कम्युनिकेशन स्किल क्या है। संप्रेषण का मतलब हम लोग जो बातचीत करते हैं वो स्किल के बारे में है। तो हमें बातचीत करने का, अगर हम सुन नहीं पाएंगे तो अच्छी तरीके से हम बोल नहीं पाएंगे, अपना कम्युनिकेशन बातचीत करने का तरीका हमारा गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर बिल्कुल जो सुनने वाले बच्चे नहीं हैं तो संप्रेषण अपना कैसे करते हैं, तो साइन लैंग्वेज में, सांकेतिक भाषा में वो अपनी संप्रेषण बातचीत अपनी रखते हैं। ये चीज़ आपका हो गया श्रवण बाधितों की पहचान संबंधी व्यवहारात्मक। अगर दोस्तों श्रवण बाधित अगर बच्चा है तो उसको पहचान हम कैसे करेंगे, तो आप लोग खुद सोचिए कि श्रवण बाधित है जो बच्चा सुन नहीं सकता है, पीछे से हम बोलेंगे वो बच्चा सुन नहीं पाएगा, ये एक इस तरीके से पहचान जाएंगे। या क्लास में है बार बार आप बोल रहे हैं, बार बार उस चीज़ को टोक रहा है कि हाँ क्या होगा क्या होगा, तो यानी वो कम सुन रहा है, ये आप पहचान कर सकते हैं घर पर। नहीं तो इन बच्चों को जांच करा करके, बहुत सारे मशीन है ऑडियोमेट्री उसको कहलाता है, श्रवण जांच करा करके हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप एक व्यवहारिक जाँच हो गया, एक ऑडियोमेट्री यानी मशीनी तकनीकी जाँच हो गया।
अब नेक्स्ट है दृष्टिबाधित। दोस्तों दृष्टिबाधित क्या होते हैं बच्चे? दृष्टिबाधित जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं। लेकिन दृष्टिबाधित बालकों को दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका अल्प हो जाता है और एक आपका पूर्ण दृष्टिबाधित हो जाता है। ठीक है, एक आपका होता है अल्प दृष्टिबाधित, दूसरा आपका होता है पूर्ण दृष्टिबाधित। जो अल्प दृष्टि, आपका एक आँख नहीं है तो भी आप अपना सारा काम कर लेंगे और आप ये अल्प दृष्टि के अंतर्गत आएँगे। या मान लीजिए कि कोई दोनों आँख से कुछ कम दिखाई देता है, वो अल्प दृष्टि के अंतर्गत आएगा। एक है कि पूर्ण रूप से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, वो दृष्टिबाधित यानी पूर्ण दृष्टिबाधित के अंतर्गत आएगा। और दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनको अगर देखा जाए तो पहचानने के लिए तो बिल्कुल अगर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि हाँ ये क्या है, उसके बाद मोबाइल है या बुक है उसको बिल्कुल आँख के पास ले जा कर के देख रहे हैं दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि इसको दिखाई नहीं दे रहा है। चलने में पैर में चोट लग जाना या कुछ उस तरीके से हो रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसको। ठीक है, इन लोगों की पढ़ाई क्या होती है दोस्तों? तो इन लोगों की पढ़ाई जो होती है वो ब्रेल लिपि में होती है। आप लोग जानते होंगे जो मुख बधिर होते हैं, जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं वो साइन लैंग्वेज पढ़ते हैं, और जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनकी पढ़ाई के लिए आप ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया। ब्रेल लिपि में ये बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों की समस्या क्या होती है दोस्तों? आप खुद पर्सनल सोचिएगा कि अगर दृष्टि दिव्यांग बच्चा है तो उसको कहाँ कहाँ समस्या होती है, और दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? देख करके पहचान जाएंगे या तो जांच कराएंगे तो पहचान जाएंगे। उसको दृष्टिबाधित बच्चों की समस्या क्या क्या होती है तो उसको दोस्तों हर एक जगह तो समस्या ही समस्या है। स्कूल में जाएगा समस्या ही है, बारात में जाएगा समस्या ही समस्या है, घर पर जाएगा समस्या ही समस्या है। तो उस बच्चे को हर एक क्षेत्र में हर एक जगह समस्या है, और उस समस्या को झेलते हुए वो आगे बढ़ता है। उसे कभी भी हमें अंधा, लंगड़ा, लूला इत्यादि ये शब्द नहीं कहना है जिससे कि उनके अंदर हीन भावना है। और दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस प्रखंड में हम इस समय हैं, चूँकि हम जहाँ भी हैं, चूँकि बिहार में हैं, उसके बाद यहाँ पर एक जो दृष्टि दिव्यांग बच्चा है, ये एकदम बिल्कुल देखा हम लोगों के प्रखंड से, हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चा आज प्रोफेसर दिल्ली में कार्यरत है। तो दृष्टि दिव्यांग बच्चे आईएएस बनते हैं, दृष्टि दिव्यांग बच्चे प्रोफेसर बनते हैं, दृष्टि दिव्यांग बच्चे टीचर बनते हैं। जो हर एक प्रकार के दिव्यांग बच्चे अच्छे-अच्छे पोस्ट पर भी जाते हैं। तो ये इनको हीन भावना से नहीं देखना है, सामान्य से ये बच्चे अच्छा काम कर जाएँगे। ठीक है? केवल करना क्या है? तो हम लोगों को केवल मेहनत करना है। ठीक है? अब शारीरिक विकलांग बालक, दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि हाथ पैर नहीं है किसी बच्चे का, कुबड़ है या कुछ उस तरीके से, तो ये शारीरिक अक्षम बच्चे वो कहलाते हैं। ठीक है? शारीरिक अक्षम बालक यानी शरीर में अंगुली नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, छोटे बच्चे हैं, तो वो यानी शरीर में किसी भी प्रकार का दिव्यांगता है तो वो शारीरिक विकलांग के अंतर्गत, दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? अब इसमें पूछा गया है कि विकलांग, देखिए यहाँ जो शब्द विकलांगी क्या लिखा है, हर एक जगह अब दिव्यांग होना चाहिए। आप विकलांग लिखेंगे आप गलत हो जाएंगे, हो सकता है कि नंबर भी आपका कट जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, विकलांग शब्द कभी भी मत लिखिएगा। ठीक है? दिव्यांग, अक्षम तथा बीमार बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान, इन बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो शैक्षिक प्रावधान क्या है दोस्तों? तो स्पेशल फील्ड भी इन लोगों के लिए बना हुआ है। सामान्य विद्यालय में भी इस समय देखा जाए तो विशेष रूप से टीचर यानी जो स्पेशल फील्ड से, जो स्पेशल डीएड करते हैं, जो स्पेशल बीएड करते हैं, वो उन टीचरों को अब सामान्य विद्यालय में भी रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर एक विद्यालय में एक विशेष प्रकार के जो विशेष शिक्षक हैं उनको रखा जाएगा इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये भारत में शैक्षिक प्रावधान हो रहा है, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रावधान हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालकों का क्या अर्थ है? दोस्तों आप देखोगे क्लास में 100 अगर बच्चे हैं तो कुछ बच्चों के जो मार्क्स होता है, नंबर जो होता है 100 में 99 आता है, 89 आता है, यानी नियर अबाउट 100 के पास आते हैं। तो वो क्या है, वो अगर बच्चे देखेंगे तो वो बच्चे क्या है, प्रतिभाशाली बालक बच्चे हैं वो। ठीक है? उनके अंतर्गत अलग से
प्राकृतिक कुछ ब्रेन डेवलप होता है, वो ऑटोमेटिक प्रतिभावान बच्चे होते ही हैं। उनको एक बार आप बताइएगा सीख जाएँगे। जो उससे कम बच्चे होंगे प्रतिभाशालीवान बच्चे से कम होंगे, उनको आप 10 बार बताएँगे तो सीखेंगे, वो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे तो एक ही बार में सीख लेंगे। ये प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान हुई। अब प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान है, प्रतिभाशाली बच्चों की समस्या है। प्रतिभाशाली बच्चों की समस्या क्या हो सकती है दोस्तों? अगर देखा जाए तो जैसे स्कूल में प्रतिभाशाली बच्चा है और पढ़ाया जा रहा है, तो क्लास में पढ़ाने से पहले ही, ठीक है, क्लास में पढ़ाने से पहले ही जो टीचर हैं, अब सामान्य बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उसको पहले से ही याद रहता है, ठीक है, वो ये कई बार में कैच कर लेता है। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, तो टीचर उसको समझने में थोड़ा वो लगता है कि इसी चीज़ को हम क्या बार बार पढ़ें, उसको पहले से ही आता है। तो ये सब सारे अपना ये अभी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रतिभाशाली बच्चों का शिक्षा, इस चैप्टर को विस्तृत रूप से आपको देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इसके बारे में हम लोग पहले पिछले कक्षा में पढ़ भी चुके हैं। और प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उसकी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या है ये। दोस्तों अभी यहाँ पर देखेंगे मानसिक मंद बालक। दोस्तों मानसिक मंद जो बच्चे होते हैं उनका अर्थ क्या होता है? मानसिक मंदता का अर्थ, जो बच्चे मानसिक मंद, आप लोग गांव में घर पर या और जगह देखे होंगे, जैसे 10 बच्चे या 20 बच्चे क्लास में हैं, तो उसमें कुछ बच्चे होते हैं जिसको देखने से ही, चेहरा देख कर के ही पता चलता है कि अरे ये तो मानसिक मंद, चेहरा उसका गिरा गिरा दिखेगा। उसके बाद से अगर कुछ बोल रहे हैं तो उस पर वो ध्यान कंसल्ट नहीं कर पाएगा, अपना देख नहीं पाएगा। उसके बाद कुछ भी बताते हैं तो 10 बार बताएंगे फिर भी वो भूल जाएगा तुरंत, तो उसको यादें नहीं रहेगा। ये सब मानसिक मंद बच्चों के लक्षण होते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे मानसिक मंदता का वर्गीकरण उसी तरीके, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किए थे, उसी तरीके से इसका भी वर्गीकरण होता है। मानसिक मंद बच्चों की विशेषताएं, जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनकी विशेषता आप खुद सोचिए कि क्या है। जो बच्चा मानसिक मंद है उसकी क्या विशेषता होगी? पहले तो विशेषता ये होगी कि आप कुछ भी बताएंगे वो अच्छी तरीके से उसको सीख नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद से घर में भी अगर देखा जाए तो अन्य बच्चों से कटा कटा सा रहेगा, सबके साथ अपना तालमेल नहीं बैठा पाएगा मानसिक मंद बच्चा। उसके बाद मानसिक मंद बच्चा है तो फिर अगर देखा जाए तो उच्च लेवल का अगर ज्ञान इनको देना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं ये ट्रेनेबल होते हैं, ठीक है। इसमें भी प्रकार होता है, जैसे माइल्ड क्लास का है, मॉडरेट क्लास का है, सीवियर है, ज़्यादा है मानसिक मंद, तो उस लेवल के अनुसार इन लोगों को भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब मानसिक मंदता हो गया, उसके बाद पूर्व विद्यालय शिक्षा। पूर्व विद्यालय, अगर मान लीजिए कि माता पिता का उत्तरदायित्व, अगर हर एक प्रकार के जो दिव्यांग बच्चे हैं उसमें माता पिता का क्या उत्तरदायित्व होता है, तो दोस्तों माता पिता का उत्तरदायित्व ये होता है कि बच्चे को उचित वातावरण उपलब्ध कराएं, उचित जांच उपलब्ध कराएं, उचित शिक्षा उपलब्ध कराएं, उचित व्यवस्था उपलब्ध कराएं। ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है एवं उत्तरदायित्व होता है। और ये लिखा हुआ है कि भाषा, देखिए पूर्व विद्यालय शिक्षा। दोस्तों पूर्व विद्यालय शिक्षा क्या कहलाता है? यानी जो विद्यालय में बच्चे जाते हैं, ठीक है, विद्यालय में बच्चे जाते हैं उसके पहले की शिक्षा। तो उसकी पहले की शिक्षा कहाँ होती है? तो घर पर होती है। तो घर पर दिव्यांग बच्चे हैं तो पहले शुरू में क्या करना है कि घर पर हमारा 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो हमें पता चल जाता है कि अगर कोई भी दिक्कत है तो हमें सबसे पहले क्या कराना है कि जाँच कराना है उस बच्चे का। जाँच करा करके उचित अगर यंत्र कोई देना है, जैसे मान लीजिए कि बच्चा कोई सुन बोल नहीं पा रहा है तो उसकी हम जाँच करा लेंगे सबसे पहले। उसका उचित हियरिंग एड, जो कान की मशीन होती है वो दे देंगे। उसके बाद एक अच्छे सुयोग्य टीचर, ठीक है, जो जानकार टीचर, स्पेशल फील्ड के जानकार टीचर है, उनसे उस बच्चे को ट्रीट कराएंगे, पुनर्वास के संबंध में स्पीच थेरेपी कराएंगे, बाणी उच्चारण अभ्यास कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूर्व विद्यालय शिक्षा का कर्तव्य होता है। उन बच्चों को भी हीन भावना से जागृत न होने दें, उनको अलग न समझें, ठीक है। अब सामान्य विद्यालय में शिक्षा, अध्यापक की भूमिका, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अब देखें प्रमस्तकीय क्षति। अब ये शब्द आप हो सकता है कि ना सुने होंगे कि प्रमस्तकीय क्षति ऑटिज्म में क्या होता है। प्रमस्तकीय क्षति की सेवाएं। दोस्तों प्रमस्तकीय क्षति इसका मतलब होता है, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जैसे लिखा हुआ है प्रमस्तकीय क्षति एवं ऑटिज्म। प्रमस्तकीय यानी ये सिर से, मस्तिष्क से अपना
ताल्लुक रखता है, इसीलिए सेरिब्रम इसमें भी आता है, प्रमस्तकीय क्षति यानी मस्तिष्क में क्षति। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें जो जो शरीर होता है, ठीक है, शरीर में जकड़न हो जाती है, चलने में कठिनाई होती है, उसके हाथ से काम नहीं कर पाना इत्यादि, ये आपके लक्षण होते हैं प्रमस्तकीय क्षति या ऑटिज्म, ठीक है। इसमें एक बात और देखा जाता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं ना, वो स्वलीनता यानी अपने में लीन होते हैं, कोई भी काम करेंगे उसी में लीन रहेंगे, ठीक है, अपने आप में लीन रहेंगे। ये आपका प्रमस्तकीय पक्षघात है। ये अधिगम बाधित बालक, जो बच्चे सीख नहीं सकते हैं, अधिगम बाधित का मतलब क्या हो गया, जिनको सीखने में दिक्कत होती है, ठीक है। अधिगम असमर्थ का अर्थ यानी जब हम सीख नहीं पाते हैं किसी चीज़ को, लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, बार बार पढ़ाया जाता है और हम लोग सीख नहीं पाते हैं, वही अधिगम असमर्थता होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में 30 बच्चों की संख्या है, तो उसमें से 2-3 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको आप पढ़ाते हैं लेकिन वो सीख नहीं पाते हैं, ठीक है, उसको अधिगम याद नहीं कर पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, तो वो क्या होता है, अधिगम असमर्थता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका हो जाता है विशेष अधिगम समस्या और शैक्षिक प्रावधान, संवेगात्मक रूप से अशांत बालक। दोस्तों संवेगात्मक हम लोग पढ़ चुके हैं, संवेगात्मक क्या होता है, संवेगात्मक रूप से अशांत बालक अगर देखा जाए तो संवेग हम लोग पढ़े थे 10-11 प्रकार जो था इमोशन, ठीक है, उसके बारे में ये है सामाजिक असुविधा बालक। ये आपका है सामाजिक असुविधाजनक बालक, यानी ये भी अगर देखा जाए तो इस तरीके से ज़्यादा आने का चांस नहीं होता है। सामाजिक कुसमायोजित बालक, ये सब समस्यात्मक, पिछड़े बालक है इत्यादि, मंद अधिगम बालक, स्वास्थ्य रुके देख लेते हैं और क्या, कौशल विकास के लिए आकलन, दृश्य श्रव्य असमर्थता, ये हो गया आपका बाधित बालकों के लिए अनुकूलित। यहाँ पर थोड़ा सा एक अनुदेशात्मक उद्देश्यों में अनुकूलन यानी शैक्षिक उद्देश्यों में अनुकूलन। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि अगर मान लीजिए कि पूछ देता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए, तो दिव्यांग बच्चे होते हैं या अनुदेशात्मक उद्देश्यों में अनुकूलन, जो हमारा उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना है। आप लोग देखोगे अगर रामायण के बारे में, ठीक है, रामायण के बारे में यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रामायण के बारे में अगर पूछा जाए कि सीता का हरण किसने कहा था, तो हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब लोग बता देंगे कि हाँ सीता हरण कैसे हुआ, लंका दहन कैसे हुआ। उतनी मोटी बुक, आप सोचिए उतनी मोटी बुक, और आप उसमें से कहीं से भी पूछते हैं तो लोगों को याद रहता है। ये कैसे होता है दोस्तों, तो यही अनुकूलन का ये तरीका है। वो उतनी मोटी बुक को ऐसे अनुकूलित किया गया है, छोटे छोटे पार्ट में इस तरीके से कहानी के तौर पर उसको अनुकूलित किया गया है कि जिसको कि हम लोग आसानी से सीख जाते हैं। तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं या किसी भी प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उनकी जो शिक्षा होती है, शैक्षिक उद्देश्य होता है, उसका हमें उनके आधार पर अनुकूलन करना होता है। जैसे बुक में हमें अच्छे अच्छे 4 पिक्चर लगाना चाहिए, बुक की जो राइटिंग होती है वो मोटी होनी चाहिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, बुक का बाइंडिंग अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारा अनुकूलन और क्या, जो मान लीजिए कि बड़ा चैप्टर है उसको छोटे छोटे चैप्टर में क्लियर करना चाहिए, या कुछ ऐसे ऐसे अनुकूलन करना चाहिए जिससे कि बच्चों को सीखने में कठिनाई न हो। दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं तो उनके लिए अगर देखा जाए तो ब्रेल बुक का व्यवस्था करना चाहिए। अगर श्रवण बाधित अगर बच्चे हैं, मान लीजिए कि जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए अगर देखा जाए अनुकूलन, तो हमें जो रूम का व्यवस्था होना चाहिए वो साउंड प्रूफ रूम होना चाहिए, उसमें अच्छे रोशनी, या जो मान लीजिए कि हियरिंग एड है, उन बच्चों को हियरिंग एड लगा करके, श्रवण मशीन लगा करके उनको पढ़ाएंगे। अधिगम में कठिनाई रखने वाले छात्रों की शिक्षा यानी शिक्षक की सहायता सामग्री अनुकूलन, यानी जो शिक्षण सामग्री है उसमें भी हम दृष्टि दिव्यांग बच्चा है
उसको पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का, स्लेट का, स्टाइलस का ये प्रयोग करेंगे। जो बच्चे देख सुन बोल नहीं सकते हैं उसको श्रवण मशीन ही दे देंगे। जो बच्चे ट्राईसाइकिल स्कूल आने में असमर्थ हैं उनको ट्राईसाइकिल दे दिया जाएगा कि वो बच्चे साइकिल पर अपने बैठ करके पर डे स्कूल आ सकें। बैसाखी जिनको चाहिए वो बैसाखी दे देंगे। तो ये सब अनुकूलित किया जाता है। विद्यालय में अनुकूलन करेंगे, चैप्टर में अनुकूलन करेंगे, उसके बाद बच्चों के हर एक क्षेत्र में अनुकूलन करेंगे जिससे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो सके, ठीक है। ये ब्लूम महोदय का ये सिद्धांत आ गया, इसको आप लोग पढ़े ही हैं पिछले। सहगामी क्रियाएं, दोस्तों सहगामी का अर्थ क्या होता है? अगर देखा जाए तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती है? तो पाठ्य के साथ साथ हम लोग जो अन्य क्रिया करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में 30 मिनट का घंटी होती है, तो 30 मिनट आपने क्लास में पढ़ा और आधा घंटा 30 मिनट के लिए आपने बाहर कोई खेल खेला, उसके बाद बाहर कोई टूर पर आप चले गए, उसके बाद आपने लूडो गेम या कुछ भी उस तरीके से, यानी पाठ्य सहगामी क्रिया के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ जो भी क्रिया करते हैं वो पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विशिष्ट बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन, वही बात जो अभी हम आप लोगों को बताए कि अगर विशिष्ट बालक है, जो बच्चा सुन बोल नहीं सकता है, उसके लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें हम लोग कैसे अनुकूलित करेंगे और कैसे मूल्यांकन करेंगे, आप खुद सोचिए। इन बच्चों के लिए, जैसे श्रवण दिव्यांग बच्चे हैं, चूंकि हम श्रवण दिव्यांग बच्चों या दृष्टि दिव्यांग बच्चों के बारे में अगर समझें तो उनका जो पाठ्यक्रम होगा, जो पढ़ने का सब्जेक्ट है उसमें हमें अनुकूलित करना है, अनुकूलन करना है। तो हम क्या-क्या अनुकूलन करेंगे? सबसे पहले तो कोई अगर बड़ा चैप्टर है तो उसको छोटे-छोटे पार्ट में करके कई चैप्टर में उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है? जो बुक होगा उसको छोटे-छोटे अपना बुक को अच्छी तरीके से बाइंडिंग वगैरह-वगैरह इस तरीके से करेंगे कि जो कि अच्छा लगे, ठीक है? ये आपका अनुकूलित के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है? उसके बाद अस्थि ये सब जो भी है शिक्षण वृत्ति, दोस्तों यही आपका चैप्टर रहा। और आपको अगर विस्तृत चाहिए, अगर हर एक चैप्टर के बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दे रहे हैं, वहाँ जा कर के आप हर एक चैप्टर, जो भी आपको चैप्टर ये सामने दिखाई दे रहा है, हर एक चैप्टर, हर एक विषय वस्तु पर वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर जा कर के देख लेंगे। और एक बार लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।